गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी प्रचार। 5 दिसंबर को है वोटिंग। मध्य प्रदेश में आगे बढ़ी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। आज सुसनेर पहुंचेगी यात्रा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही है यात्रा। आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जाएंगे सिंगापुर। 5 दिसंबर को होना है लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट। आर्थिक राजधानी मुंबई में आज लागू होगी धारा 144। 17 दिसंबर तक 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर मनाही। शहर में शांति बनाने के लिए लगाई गई धारा 144। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन आज करेंगे कडप्पा का दौरा। कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटेंगे सीएम। चिराग पासवान आज कुढ़नी में करेंगे बीजेपी कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार। एनडीए में हो सकती है जल्द वापसी। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर मंथन। आज चंद्रकांत पाटिल, शंभूराज देसाई बेलगावी जाएंगे। सीएम से करेंगे मुलाकात। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। आज रेलवे नहीं चलाएगा 191 ट्रेनें। 47 ट्रेनों के रूट में बदलाव। फीफा कप में आज से शुरू होंगे नॉकआउट मुकाबले। राउंड 16 के पहले मुकाबले में अमेरिका से भिड़ेगा नीदरलैंड। हारने वाली टीम हो जाएगी प्रतियोगिता से बाहर। उत्तर भारत में गिरा तापमान। शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। कई राज्यों में बारिश के आसार। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस के पीएम पर लगाए आरोपों की, भारत जोड़ो यात्रा के 86वें दिन की। जानेंगे कांग्रेस का कौन सा वादा बना बीजेपी की मुसीबत। पंजाब को लेकर क्या है बीजेपी की तैयारी। बात करेंगे कर्नाटक में कांग्रेस के वादे की, विवादित बयान के चलते घिरे अभिनेता परेश रावल की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी एम्स सर्वर हैक मामले में बड़े खुलासे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, ईडी और सीबीआई के सहारे विपक्षी नेताओं को डरा धमका रही है बीजेपी। दिल्ली नगर निगम के लिए समाप्त हुआ चुनाव प्रचार। 4 दिसंबर को होगी वोटिंग। 7 को आएंगे नतीजे। बीजेपी, कांग्रेस और आप में कांटे का मुकाबला। फीफा कप के नॉकआउट चरण में पहुंचा जापान। स्पेन को जापान ने 2-1 से दी मात। जर्मनी हुआ विश्व कप से बाहर। शेयर बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स 416 अंकों की गिरावट के साथ 62,868 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 116 अंकों की गिरावट के साथ 18,696 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस बीजेपी की हर कोशिश को नाकाम कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस बीजेपी के हर वार पर पलटवार भी कर रही है। ऐसे में अब पीएम मोदी के रोड शो को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी को ही घेर लिया है। गुजरात चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी ने गुरुवार को 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। बीजेपी ने दावा किया कि पीएम के रोड शो में 10 लाख से ज्यादा लोग जुटे, जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल लोगों से भी ज्यादा है। बीजेपी के दावों पर कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख जयराम रमेश ने तंज कसते हुए जवाब दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बड़े इवेंट मैनेजमेंट गुरु हैं। ये 5 साल पहले लाल कृष्ण आडवाणी साफ कर चुके हैं। 2017 में आडवाणी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी मेरे चेले नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और अच्छे इवेंट मैनेजर हैं। इवेंट मैनेजर में मोदी की कोई सानी नहीं है। कांग्रेस ने मोदी के रोड शो को इवेंट करार देते हुए कहा कि बीजेपी इवेंट कर रही है, जबकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है। कोई भी इवेंट 2 से 3 घंटे या फिर 1 से 2 दिन का होता है। इवेंट 140 दिन और 12 राज्यों में नहीं चलता है। रोज 24 किलोमीटर चलना इवेंट नहीं है। मोदी चलकर दिखाएं, अमित शाह चलकर दिखाएं। जयराम रमेश ने G20 की भारत को मिली अध्यक्षता को लेकर कहा कि बीजेपी ऐसा प्रचार कर रही है जैसा ये पीएम मोदी के चलते हासिल हुई हो, जबकि ये क्रमवार मिलती है और इस बार ये भारत को मिलनी थी। इससे पहले जिस देश को भी अध्यक्षता मिली वहां इस तरह का नाटक नहीं हुआ जो मोदी सरकार कर रही है। भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ली है। इंडोनेशिया को जब अध्यक्षता मिली तब वहां भी कोई शोर नहीं हुआ था। बीजेपी का काम हर मुद्दे का प्रचार करना होता है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने के बाद से ही बीजेपी सरकार कॉमन सिविल कोड का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। इसे लेकर जयराम रमेश ने साफ कर दिया कि कॉमन सिविल कोड
कोड यात्रा का विषय नहीं है। बीजेपी चुनाव के वक्त ऐसा मुद्दा उठाती है जो ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। इस मुद्दे पर वो अलग से मीडिया के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। अब कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा मूवमेंट है, जबकि पीएम मोदी इवेंट कर रहे हैं। बीजेपी को भारत जोड़ो यात्रा खटक रही है, लेकिन यात्रा अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और आज उस यात्रा ने अपना 86वां दिन भी पूरा कर लिया। तो कैसा रहा आज का दिन और यात्रा को किसका मिला साथ, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने आज अपना 86वां दिन भी पूरा कर लिया। मध्य प्रदेश में यात्रा के 10वें दिन भी लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला और जनता ने राहुल गांधी पर जमकर प्यार बरसाया, जिसकी तस्वीरें कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की और इन तस्वीरों ने आम जनता का दिल जीत लिया। इसके अलावा आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी, जिसकी तस्वीरें भी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की हैं। वहीं यात्रा के अब तक के सफर में राहुल गांधी के कई अंदाज देखने को मिले हैं। उसी कड़ी में आज भी कुछ अलग तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर में राहुल एक बुजुर्ग महिला के साथ नजर आए हैं। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा, अम्मा तुम्हारा ही बेटा हूँ और तुम्हारी ही सुनने के लिए हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकला हूँ। बस ऐसे ही अपने मन की कहते रहना और अपने इस बेटे पर आशीर्वाद बनाए रखना। वहीं एक अन्य तस्वीर में राहुल गांधी एक कुत्ते के साथ नजर आ रहे हैं, जिसने अपने मुंह में फूलों का गुलदस्ता दबाया हुआ है। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा, इस सफर के राहगीर हैं कई और हर राहगीर का स्वागत है। इन सब के अलावा आज राहुल गांधी को यात्रा के दौरान एक बार फिर महिलाओं और पूर्व सेनाधिकारियों का साथ मिला और सभी ने अपने विचार साझा किए। वहीं आज यात्रा ने आगर मालवा जिले में प्रवेश किया और अब यात्रा मध्य प्रदेश में अपने अंतिम पड़ाव पर है, जिसके बाद यात्रा नए प्रदेश राजस्थान में प्रवेश करेगी, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। आज यात्रा में पूर्व सेनाधिकारी शामिल हुए और यात्रा के दौरान की कई खूबसूरत तस्वीरों ने भी लोगों का दिल जीता। जहां इस यात्रा की सफलता से कांग्रेस जोश में दिख रही है, तो वहीं बीजेपी की बेचैनी बढ़ रही है। वैसे सबसे ज्यादा परेशान तो इस समय बीजेपी गुजरात में दिखाई दे रही है, क्योंकि दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस ने राज्य में बड़ा दांव चल दिया है। 182 विधानसभा सीटों वाले राज्य गुजरात की सत्ता पर काबिज होने के सपने हर दल देख रहा है, जहां बीजेपी 2.5 दशक से सत्ता पर काबिज है और अब 7वीं बार भी सत्ता हासिल करने के सपने सजा रही है। तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस बीजेपी का किला ढहाने की कोशिश में है। इन दोनों के अलावा आम आदमी पार्टी भी रेस में है। ऐसे में सभी दलों की तरफ से अलग अलग पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। अब इन सब के बीच कांग्रेस ने जनता को लुभाने के लिए बड़ा फैसला लिया है और अपने इस फैसले के जरिए कांग्रेस ने गुजरात की बड़ी आबादी को साधने की कोशिश की है। 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अहमदाबाद में कांग्रेस नेताओं की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि अगर गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनती है तो पार्टी ओबीसी समाज से किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी। अब कांग्रेस के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि गुजरात में करीब 40 से 43% ओबीसी आबादी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे चरण में जहां चुनाव होने हैं वहां ये संख्या करीब 50% हो जाती है। ऐसे में दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव चल दिया है और ये पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। जहां पहले ही कांग्रेस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को कांटे की टक्कर दे रही है, वहीं अब कांग्रेस के इस फैसले से बीजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं और दूसरे चरण के लिए मुकाबला ज्यादा कठिन हो सकता है। यानी दूसरे चरण को ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला मतदान से ठीक पहले लिया गया है, जिससे मतदाताओं पर सीधा असर हो। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनी तो राज्य में ओबीसी सीएम बनाया जाएगा। ऐसा करके कांग्रेस ने राज्य की बड़ी आबादी को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस गुजरात पर फोकस कर रही है, लेकिन बीजेपी की नजर अब पंजाब पर लग गई है और पंजाब को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। आखिर क्या है बीजेपी का फैसला, देखिए रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी थी, अपनी पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन कोई सीट नहीं जीत पाए। खुद भी पटियाला से चुनाव हार गए। अमरिंदर सिंह की पार्टी कोई कमाल नहीं कर पाई तो उन्होंने कमल थाम लिया, बीजेपी में शामिल हो गए। सुनील जाखड़ को भी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले हटा दिया था। उनकी जगह नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की कमान सौंपी गई। नाराज जाखड़ भी चुनावों के बाद बीजेपी में चले गए और आज बीजेपी ने कांग्रेस से पार्टी में आए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति का विस्तार किया है, जिसमें 3 लोगों को जोड़ा गया है। पंजाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ के साथ यूपी से स्वतंत्र देव सिंह पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए हैं।
इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता जयवीर शेरगिल को भी बीजेपी में आने का इनाम मिला है। बीजेपी ने उन्हें यहां भी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 5 विशेष आमंत्रित सदस्यों को भी जोड़ा गया है, जिनमें से एस राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, मनोरंजन कालिया और अमनजोत कौर रामूवालिया पंजाब से हैं। उत्तराखंड के मदन कौशिक के साथ ही छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय को भी विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। पार्टी ने जिन 9 नेताओं को जिम्मेदारी दी है उसमें से 6 पंजाब के हैं और इनमें से भी अधिकांश कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दे दी है, जिसे पंजाब के लिए बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है, जिससे कांग्रेस और आप की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन कर्नाटक में तो कांग्रेस ने ही बीजेपी की दिक्कतें बढ़ा दी हैं और अपना वही वादा दोहरा दिया है जो उसने हिमाचल और गुजरात की जनता से किया है। तो क्या है वो वादा, देखिए खास रिपोर्ट में। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ही कांग्रेस शासित प्रदेश हैं और दोनों ही जगह पुरानी पेंशन स्कीम लागू है। ऐसे में अपने इस फैसले के जरिए कांग्रेस हर बीजेपी शासित राज्य में सरकार को घेर रही है और उसकी मुश्किलें बढ़ा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा अब कर्नाटक में भी छेड़ दिया है, जहां चुनाव होने में अब 6 महीने से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में राज्य में चुनावी दांव पेच अभी से चल रहे हैं और सभी दलों ने अपनी तैयारियों को रफ्तार दे दी है। और इन तैयारियों के बीच मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कर्नाटक में भी पुरानी पेंशन स्कीम वाला दांव चल दिया है और सरकार बनने पर इस स्कीम को बहाल करने का वादा कर दिया है। इससे पहले हिमाचल और गुजरात में भी कांग्रेस ये वादा कर चुकी है और बीजेपी की मुश्किल बढ़ा चुकी है। कांग्रेस ने नई पेंशन योजना में रकम को शेयर बाजार में लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सेवानिवृत्ति के बाद कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं देती है। कांग्रेस विधायक और केपीसीसी प्रचार समिति के अध्यक्ष एमबी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस ने पेंशन के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने का फैसला किया है और अगर हम सत्ता में आते हैं तो इसे लागू करेंगे। इतना ही नहीं, पाटिल ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि दशकों पहले मामला खत्म होने के बावजूद महाराष्ट्र की भाजपा सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रही है। पाटिल ने कहा कि भाजपा सरकार मुख्य रूप से जनता का ध्यान अपनी विफलताओं से हटाने के लिए जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रही है। यानी हिमाचल और गुजरात के बाद अब कर्नाटक में भी पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा बीजेपी के लिए मुसीबत बनने वाला है। कांग्रेस ने कर्नाटक में भी पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाकर बीजेपी सरकार को मुश्किल में फंसा दिया है। अब सरकार इस मुसीबत से कैसे बचती है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे मुसीबत में तो अभिनेता परेश रावल फंस गए थे अपने एक विवादित बयान को लेकर, लेकिन विवाद बढ़ता देख उन्होंने माफी मांग ली। तो अपने किस बयान पर घिर गए थे परेश, देखेंगे खास रिपोर्ट में। गुजरात चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है। बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे में बीजेपी नेता इन मुद्दों पर बात करने से ही बच रहे हैं। गुजरात में बीजेपी के स्टार प्रचारक परेश रावल से जब महंगाई को लेकर सवाल हुए तो इसका जवाब उन्होंने बलसाड की रैली में देते हुए जो कहा उससे बीजेपी ही मुसीबत में घिर गई। परेश रावल ने कहा, गैस सिलेंडर महंगे हैं, कभी ना कभी उनकी कीमत कम हो ही जाएगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन दिल्ली की तरह ही अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी आपके आसपास रहने लगे तो क्या होगा? गैस सिलेंडर का आप क्या करोगे? बंगालियों के लिए मछली पकाओगे? गुजरात के लोग तो महंगाई को सहन करेंगे। परेश रावल का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। सवाल उठ रहे थे कि परेश रावल एक धर्म के साथ अब बंगालियों को भी अपमानित कर रहे हैं। ऐसे में जब परेश रावल पर सवाल उठे तो उन्होंने दबाव में आकर माफी मांग ली। अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि मछली कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि गुजराती भी मछली पकाते खाते हैं। बंगाली से मेरा मतलब अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या से है, लेकिन किसी को मेरे बयान से ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन परेश रावल ने अपनी माफी को लेकर जो ट्वीट किया, अब उसे लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिस अंदाज में परेश रावल ने माफी मांगी है उसे उनके बयान से भी ज्यादा खराब बताया जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात दिल्ली एम्स के हैक हुए सर्वर के मामले में हुए बड़े खुलासे की। मोदी सरकार साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए नए नए नियम ला रही है, लेकिन हैकर्स सरकार के दावे की कलई खोल रहे हैं। अब की बार किसी आम कंपनी का सर्वर हैक नहीं किया गया, बल्कि एम्स का सर्वर हैक हुआ है। इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि ये हैकिंग चीन से हुई। आईएफएसओ सूत्रों के मुताबिक हैकिंग के दौरान पर्सनल डेटा भी लीक हुआ है। देश का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स, जिसमें रोजाना हजारों की संख्या में लोग इलाज कराने आते हैं, लेकिन वहां भी सर्वर सुरक्षित नहीं है। एम्स के सर्वर को 5 दिन तक हैक रखा गया था। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है।
कहा जा रहा है कि इसमें चीन का हाथ है। एम्स से लीक हुआ ये डेटा डार्क वेब के मेन डोमेन पर भी होने की संभावना है। दरअसल डार्क वेब वर्ल्ड वाइड वेब का एक हिस्सा है जहां हैक हुआ या अवैध डेटा उपलब्ध होता है। डार्क वेब पर हैक किए गए डेटा को अवैध रूप से बेचा और खरीदा भी जाता है। बताया जा रहा है कि डार्क वेब पर एम्स के डेटा को लेकर चर्चा और डील चल रही थी। इतना ही नहीं, डार्क वेब पर एम्स का डेटा 1600 से ज्यादा बार सर्च किया गया। इनमें से कई यूजर्स नेताओं और सेलिब्रिटीज के डेटा को खरीदने का इंतजार भी कर रहे थे। आपको बता दें कि एम्स का सर्वर 23 नवंबर की सुबह 7 बजे से डाउन हुआ था। 24 घंटे बाद भी सर्वर ठीक नहीं हो पाने के बाद एम्स के अफसरों ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया था। इस मामले को दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट को सौंप दिया गया था। आशंका जताई जा रही थी कि एम्स का सर्वर हैक हुआ है। आईएफएसओ सूत्रों ने बताया कि एम्स के 5 सर्वर हैक हुए थे। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि कोई डेटा लीक नहीं हुआ है। वहीं जो 5 सर्वर हैक हुए थे, एफएसएल उनकी जांच कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि भारत के बाहर से हैकिंग हुई है। हैकर्स कुछ सबूत भी छोड़ गए हैं। ये सबूत आगे की जांच के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है। क्या वाकई इस हैकिंग के पीछे चीन का हाथ था? तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।